हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अथर्व जी के क्लासेस में। ये क्लास कंक्लूडिंग पार्ट है जून 2022 के करंट अफेयर्स का। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं और मेरा एम भी ये है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूं ताकि आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करें। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो के कंटेंट पे, इस वीडियो के जो भी आप चाहते हैं उस पर कमेंट ज़रूर दें, और न केवल इस वीडियो पर बल्कि आने वाले वीडियोस और पिछले वीडियोस पर भी आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। मुझे आप ये बताएं कि आप किन किन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्या मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं और आपसे जुड़ा रह सकूं। एक लास्ट बात, मेरे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये आपको भी पता है कि ज़िंदगी में जब भी कुछ नया स्टार्ट किया जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वही प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होती और थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है। तो चलिए अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, किस नेता के चुने हुए भाषण लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नामक किताबों में शामिल हैं? उत्तर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इन दोनों पुस्तकों में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के चुने हुए भाषणों को रखा गया है। अगला प्रश्न है, 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत में कहाँ होने जा रहा है? उत्तर है महाबलीपुरम, तमिलनाडु। और यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से एक मशाल रिले का शुभारंभ किया है और ये मशाल 40 दिनों में 75 शहरों से यात्रा करेगी और अल्टीमेटली महाबलीपुरम पहुंचेगी। इस शतरंज प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब शतरंज की बात चली है तो दो नाम और हैं जिन पर आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला नाम है आर प्रज्ञानंद। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। और दूसरा है जी गुकेश, जिन्होंने हाल ही में 3 शतरंज इवेंट जीतकर, पहला 48वां लारोडा ओपन, मनरेगा ओपन और फॉर्मेसा ओपन, ये 3 जीतकर हैट्रिक बनाई है। एक और नाम है विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के शीर्षतम चेस खिलाड़ी हैं। उन्होंने चेस से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है जिसका नाम मैं आपको नहीं बता रहा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका फुल फॉर्म क्या है। मैं अपनी पुरानी वीडियोज में आपको इसका जवाब दे चुका हूँ। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का क्या नाम है? उत्तर है थम्बी, जो एक तमिल भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है छोटा भाई यानी कि यंगर ब्रदर। तो क्या है शुभंकर? ये है थम्बी, जो एक चेस नाइट है जिसे हिंदी में हम घोड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी का नाम बताइए। उत्तर है श्रेयस जी होसूर। आपको ये बता दूं कि आयरनमैन ट्रायथलॉन विश्व ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और ये दुनिया के सबसे कठिनतम खेलों में से है। इसमें 2.4 मील यानी कि 3.86 किलोमीटर तैरना, 112 मील यानी 180.25 किलोमीटर साइकिल की सवारी और 26.22 मील यानी कि 42.20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ शामिल होती है। और ये एक के बाद एक करना होता है और इन सब इवेंट्स को 17 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना टफ कंपटीशन होता है। अगला प्रश्न है, यंत्र सेवा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। ये योजना किसानों के कल्याण के लिए है और मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा केंद्रों में 3800 ट्रैक्टर और 320 कंबाइंड हार्वेस्टर वितरित किए हैं। ये सब एक नॉमिनल फीस पर किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। रायथू एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब किसान है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Under Secretary General of the United Nations? उत्तर है रबाब फातिमा। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अंडर सेक्रेटरी जनरल संयुक्त राष्ट्र की तीसरी सर्वोच्च रैंक है। अंडर सेक्रेटरी जनरल के ऊपर डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल और सर्वोच्च पद सेक्रेटरी जनरल का होता है।
वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो गुटारेस हैं और डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं नाइजीरिया की अमीना जे मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र पर एक प्रश्न और बनता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे ट्रिग्वे लाई या ट्रिग्वे ली, जो भी आप कह सकते हैं। ये नॉर्वे से थे और ये प्रथम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। और अगर पूछा जाए कि प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, वो बर्मा यानी म्यांमार के यू थांट थे और दूसरे दक्षिण कोरियाई गणराज्य के बान की मून। ये 2 एशियाई आज तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव बने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूएन से संबंधित, वो है किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूएन डे के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 24 अक्टूबर। पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। 24 अक्टूबर को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं, सबने इसकी चार्टर की पुष्टि की थी और उस पर हस्ताक्षर किए थे। आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके और यूएसए, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। भारत भी इसके लिए बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर है लोकसभा सचिवालय ने। इस ऐप का लॉन्च इस उद्देश्य से किया गया है कि आम आदमी संसद की कार्यवाही को फॉलो कर सके और पता लगा सके कि संसद में क्या चल रहा है। संसद के बारे में एक दो चीजें और जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सदन की अधिकतम सदस्यता 552 यानी कि 552 हो सकती है। वर्तमान में संसद में 543 यानी कि 543 सीटें हैं जो सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। 2020 तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सोसाइटी के लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रथा को बंद कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली से नेपाल की पहली पर्यटन ट्रेन सेवा का क्या नाम है? उत्तर है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ये दिल्ली से नेपाल के जनकपुर तक चलेगी और ये यात्रा 18 दिनों की होगी, जिसमें 8000 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही है ट्रेन, और ये ट्रेन भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों पर जाएगी, जिनमें से कुछ के नाम हैं अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, सीतामढ़ी, चित्रकूट, प्रयागराज, हम्पी, पंचवटी, रामेश्वरम और भद्राचलम। ये सभी स्थान रामायण से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है? उत्तर है रोहिल। राजस्थान के सीकर जिले में ये जगह है। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि यूरेनियम का एक प्रमुख यूज है न्यूक्लियर पावर बनाने में। अप्सरा नामक भारत का पहला परमाणु संयंत्र 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थापित किया गया था और 2009 में इसे बंद कर दिया गया और 2018 में इसे अप्सरा अपग्रेडेड के नाम से फिर दोबारा से शुरू कर दिया गया। भारत के कुछ प्रमुख परमाणु संयंत्रों के नाम इस प्रकार से हैं। कैगा ये कर्नाटका में है, ककरापार ये गुजरात में है, नरोडा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा साहित्य की मानद डॉक्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है रतन टाटा को। और रतन टाटा जी के बारे में आप जानते हैं, उन्हें पहले भी कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में, महाराष्ट्र भूषण 2006 में और असम भूषण 2021 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित प्रथम कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? उत्तर है एनआर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के हैं, प्रकाश पादुकोण जो एक बहुत प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर हैं और दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं। प्रकाश पादुकोण पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे जिन्होंने ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी, और इस साल एक भारतीय प्लेयर ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हारा है। उसकी भी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है, तो आप उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कैंपेगौड़ा पुरस्कार को पाने वाले तीसरे व्यक्ति थे एसएम कृष्णा, जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और केंद्र में भी वो मंत्री रहे हैं।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मेड इन इंडिया टीबी संक्रमण स्किन टेस्ट का नाम क्या है? उत्तर है सी टीबी। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट है जिससे भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी लाभ मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस स्थान पर लगाया है? उत्तर है देवस्थल वेधशाला परिसर नैनीताल में। इसका उपयोग एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान के लिए किया जाना है और इसे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मरकरी के दर्पणों को इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश का नाम बदलकर तुर्की रख दिया गया है? उत्तर है तुर्की का। अगला प्रश्न है, अबू धाबी में आयोजित आईफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है विक्की कौशल को फिल्म सरदार उधम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सनन को मिनी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 7 जून को, और इस बार की थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ, यानी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट पीक कारपोर्ट टाइप सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया है? उत्तर है मानेसर हरियाणा में। और ये कारपोर्ट टाइप सोलर प्लांट क्या होता है? मतलब वो कार का एक शेड भी होता है जैसा आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, और उसके ऊपर वो जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिसे कारपोर्ट टाइप सोलर प्लांट कहेंगे। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है कृष्ण श्रीनिवासन। आपको ये बता दूं कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ के चीफ को मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं और अभी एट प्रेजेंट बुल्गारिया के अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जनवरी 2022 में गीता गोपीनाथ नाम की भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री को इसका पहला उप प्रबंध निदेशक यानी कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो यहाँ गीता गोपीनाथ का नाम याद रखिएगा, इस पर एक प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा 2029 में शुक्र के वातावरण का पता लगाने के लिए शुरू किए जाने वाले मिशन का क्या नाम है? उत्तर है डेविंसी मिशन। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 6 जून को, और इस बार 6 जून को बिम्स्टेक की 25वीं वर्षगांठ भी थी। तो प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक की कौन सी एनिवर्सरी इस साल मनाई गई? तो उत्तर होगा 25वीं एनिवर्सरी। और अब प्रश्न ये उठता है कि बिम्स्टेक है क्या? तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका गठन 6 जून 1997 को किया गया था और इसका स्थायी सचिवालय ढाका में है। और इसका 5वां शिखर सम्मेलन अभी रिसेंटली मार्च 2022 में श्रीलंका में हुआ था, जो कि वर्चुअल मोड से हुआ था। तो मैंने अभी आपको सदस्य देशों का नाम बताया। तो कंपटीशन में कई बार प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, या निम्न में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस के लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट कौन बना है? तो उत्तर है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। उन्होंने हाल ही में अपने 70 साल का शासन पूरा किया है। और लुई 14 के बारे में बता दूं कि वो 72 साल तक सत्ता में रहे थे। 1643 से 1715 तक वो सत्ता में रहे थे। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम अनंत को किस स्थान पर चालू किया गया है? उत्तर है आईआईटी गांधीनगर गुजरात में। और ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर में कबीर चौरा धाम में।
ये संत कबीर पर एक शोध केंद्र है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो स्थान है जहाँ संत कबीर की समाधि और मजार दोनों बनी हुई हैं। ये अकादमी स्वदेश दर्शन योजना के तहत खोली गई है, जिसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन के माध्यम से स्वरोजगार पैदा करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। संत कबीर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बहुत प्रसिद्ध संत, कवि और समाज सुधारक थे और वो भक्ति आंदोलन के समर्थक थे। और भक्ति आंदोलन में भी निर्गुण भक्ति के, कहने का मतलब है कि वो भगवान को किसी प्रकार का आकार नहीं देते, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाते, उसे निराकार रूप में मानते हैं। जबकि जो सगुण भक्ति के संत थे वो एक आकार देते थे, एक रूप में मानते। जैसे मीराबाई कृष्ण के रूप में पूजा करती थी अपने भगवान की, तुलसीदास भगवान राम के रूप में उन्हें पूजते थे। लेकिन निर्गुण संत जैसे कबीर दास जी, गुरु नानक जी, ये भगवान को एक निर्गुण रूप में या निराकार रूप में पूजते थे। संत कबीर ने एक कबीर पंथ की स्थापना की, जिसके अनुयायियों को कबीर पंथी कहा जाता है। संत कबीर के गुरु स्वामी रामदास थे और उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां हैं बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर। कबीर के दोहे भी हम सब जानते हैं कितने फेमस हैं। तो कबीर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कि उनके गुरु कौन थे, उनकी साहित्यिक कृतियों के क्या नाम हैं। और अब मगहर के रूप में भी एक क्वेश्चन और बनेगा जिसका कि उत्तर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पात्र जनसंख्या यानी कि एलिजिबल पॉपुलेशन समूहों में आने वाले सभी लोगों को कोविड टीकाकरण करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तर है हर घर दस्तक। ये एलिजिबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो एज ग्रुप बनाया गया है, पहले +60 वालों को, फिर 40 वालों को और अब नीचे की उम्र वालों को भी दिया जा रहा है, तो उसे एलिजिबल पॉपुलेशन कहते हैं। ये 2 महीने का प्रोग्राम है जो कि 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा और इसमें टारगेट ये है कि सभी लोगों को जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको टीका लग जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला पूर्ण रूप से केंद्रीकृत AC रेलवे स्टेशन बन गया है? उत्तर है बेंगलोर का कर्नाटक में सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। यहाँ मैं सर M विश्वेश्वरैया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूं। सर M विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर थे और मैसूर में कावेरी नदी पर बने बांध कृष्णा राजा सागर बांध के मुख्य इंजीनियर थे। उन्होंने 1912 से 1919 तक मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया। 1955 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था और किंग जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के नाइट कमांडर के रूप में नाइट की उपाधि दी गई थी। उनका जन्मदिन 15 सितंबर को होता है, जिसे भारत में इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जानवरों के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? उत्तर है नैनोकोवैक्स। भारत द्वारा जानवरों के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट यानी कि कैनकोव-2 इलाइजा किट भी विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, MIFF यानी कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? उत्तर है संजीव नरवेकर, जो कि एक प्रसिद्ध वृत्तचित्र फिल्म निर्माता है यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। यहाँ मैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म समारोह के बारे में थोड़ी आपको और जानकारी दे दूं। ये एक गैर फीचर फिल्मों का समारोह है। 1990 में इसकी शुरुआत हुई और इसके आयोजक होते हैं फिल्म प्रभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस साल बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है और इसमें बांग्लादेश की और फिल्मों के अलावा हसीना ए डॉटर्स टेल, जो बहुत फेमस फिल्म है वहाँ की, उसे प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी MIFF में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन काउच अवार्ड जीता है? उत्तर है डच डॉक्यूमेंट्री टर्न योर बॉडी टू द सन को। अगला प्रश्न है, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 2 जून को। ये भारत का सबसे युवा राज्य है और 29वां राज्य है। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 23 जून को।
ये 1894 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नींव की याद दिलाता है, जहां ओलंपिक खेलों को बैरन पियरे डी कुवर्टियन द्वारा रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित किया गया था। आपको ये बता दूं कि एंशियंट टाइम में ओलंपिक गेम्स ग्रीस से स्टार्ट हुए थे, लेकिन ये बाद में बंद हो गए और 1894 में बैरन पियरे डी कुवर्टियन ने इंडियन ओलंपिक कमेटी को गठित किया और 1896 से ये गेम्स फिर दोबारा से स्टार्ट हो गए और पहला मॉडर्न ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुआ। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज के किस कप्तान को पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे नवाजा गया है? उत्तर है डेरेन सेमी। डेरेन सेमी को पाकिस्तान की ऑनरेरी सिटीजनशिप भी दी गई है। उन्हें यह नागरिक सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रिवाइवल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अब आपसे मैं यहाँ एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है और रिसेंटली ये किसको दिया गया है? निशाने पाकिस्तान एक भारतीय एक्टर को भी दिया गया है, उसका भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पिछले अवार्ड्स की वीडियो है एक, उसमें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में बर्मिंघम में होने वाले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में ध्वजवाहक कौन होने जा रहा है? उत्तर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा कंपेनियन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तर है सलमान रश्दी। और ये भी बता दूं कि उन्हें अपने उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय फुटबॉलर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वां सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया है? उत्तर है सुनील छेत्री, जो भारत के फुटबॉल के कप्तान भी हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा दिए गए गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? उत्तर है विजय अमृतराज। उनके भाई आनंद अमृतराज भी भारत के बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय पर्वतारोही बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के माउंट अन्नपूर्णा और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बन गया है? उत्तर है स्कॉलजेंग रिगजिन। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि माउंट अन्नपूर्णा को किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत दुर्गम है और यहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ अब आपसे एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूँगा कि प्रियंका मोहते कौन है और वो रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थी? तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, इस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है RN भास्कर ने। तो ये थे जून 2022 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे आग्रह करूंगा कि ज़रूर उन्हें कमेंट बॉक्स में उनके जवाब दें और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके जीके के पेपर के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा सकूं। मेरा अगला वीडियो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे होगा और वो जल्दी ही आपके सामने आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।